दोस्तों, ये हमारा जो हायर पेपर होने वाला है अप्रैल में, ये उसका मॉडल पेपर है 30 क्वेश्चन का, जो जीके सामान्य ज्ञान का आता है। यूनिट वाइज जो 6 सेक्शन हमारे हैं, तो इसमें जो जो चीज़ें हैं उन सब चीज़ों का उल्लेख है। 30 क्वेश्चन आप देख लीजिए, बहुत स्टैंडर्ड लेवल का सेट किया है मैंने। तो हम शुरू करते हैं अपना इसका MCQ, सारी चीज़ें कैसे क्या है क्या नहीं, हर सेक्शन से 5-6 क्वेश्चन कुल मिला 30 क्वेश्चन है। तो हम अपनी इस यात्रा को प्रारंभ करते हैं। आप देख लीजिएगा कि किस लेवल क्वेश्चन है, आपको खुद ही पता चल जाएगा। और खुद आप लोग इस पे हमारे चैनल पे बने रहिए, लोगों को भी बताइए कि हाँ कि कोई हायर के लिए पढ़ा रहा है। अगर अच्छा पढ़ा रहा हो तो जाहिर सी बात है आप शेयर करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मुझे लग रहा है कि मैं ठीक ही पढ़ा रहा हूँ। बाकी आप लोग अपना फीडबैक दे सकते हैं कमेंट में, क्या और बेहतर किया जा सकता है। अपने पास कोई अभी अच्छा कैमरा तो है नहीं जिससे मैं वीडियो रिकॉर्ड करके सशरीर पढ़ाऊँ, लेकिन जैसे है मैं वैसे ही कोशिश कर रहा हूँ कि बेहतर से बेहतर आपके तक कंटेंट दे सकूँ। तो हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा है, वर्ष 2025 में बुकर पुरस्कार के विजेता और उनकी पुरस्कृत कृति के संदर्भ निम्नलिखित में कौन सा विकल्प पूर्णतः सत्य है? बानो मुश्ताक, हार्ट लैम्ब, मार्गरेट एटवुड, द टेस्टामेंट्स, डेविड इस्लाजाय, फ्लैश, सलमान रुश्दी की मिडनाइट चिल्ड्रन। चलिए इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका आंसर हमारा होगा, इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी ये हमारा इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक। और ये कहाँ दिया जाए बुकर पुरस्कार 2020, ये कहाँ दिया? लंदन में दिया जाता है। ठीक। उनका जो उपन्यास है फ्लैश जो है ना, ये उपन्यास है उनका। किसका? डेविड इस्लाजाय का। ठीक। ये जो बानो मुश्ताक की हार्ट लैम्प है, ये हार्ट लैम्प बानो मुश्ताक की हार्ट लैम्प है। ये क्वेश्चन ये सही, बानो मुश्ताक ने हार्ट लैम्प लिखा था। तो बानो मुश्ताक को 2025 का, इन्हें बानो मुश्ताक को 2025 का क्या मिला था? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। इन्हें क्या मिला? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। ठीक, बुकर पुरस्कार ये बानो मुश्ताक को मिला था। ये क्या है? बुकर पुरस्कार है, एक अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है। ठीक। तो इसलिए ये इसमें भ्रामक रूप से चीज़ें हैं, नहीं तो आप फंस सकते हैं। बाकी सलमान रुश्दी मिडनाइट चिल्ड्रन, ये बाकी इसका आंसर ये है। तो आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर भारत सरकार द्वारा घोषित पद्म पुरस्कार 2026 संबंध में सुमेलित सूचियों पर विचार करें। ठीक, सुमेलित सूचियों पर विचार करें। जैसे VS अच्युतानंद, ममूटी, रोहित शर्मा। तो इसमें सही चीज़ें क्या हैं बताइए? सही चीज़ें इसमें क्या है? सही चीज़ें, किसे पद्म विभूषण मिला, किसे पद्म भूषण मिला, किसे पद्मश्री मिला, किसे पद्म विभूषण मिला, किसे पद्मश्री मिला, किसे पद्म भूषण मिला। पद्म भूषण, पद्मश्री। तो इसका हमारा ऑप्शन इसका आएगा, इसका हमारा ऑप्शन है ए सही, क्योंकि VS अच्युतानंद को मिला है क्या? पद्म विभूषण। ममूटी जो मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के बड़े एक्टर, उन्हें मिला है पद्म भूषण। और रोहित शर्मा को मिला है क्या? पद्मश्री। ठीक। क्वेश्चन का हमारा, अब आते क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है? भारत के लोकतांत्रिक, या फिर इसमें जो चीज़ें हैं कि भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयोग गणेश कुमार की नियुक्ति के संबंध में कौन सा कथन विधिक रूप से सत्य है? चलिए बताइए क्या
इनकी नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम द्वारा की गई है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष या 6 वर्ष की आयु जो भी पहले तक, वो सही है। या मुख्य चुनाव आयुक्त अनुचुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 के तहत नियुक्त होने वाले पहले सीईसी हैं, या सीईसी को केवल लोकसभा में साधारण बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है। इसमें से क्या सही है? इसमें क्या सही है? ठीक, इसमें क्या सही है? इसमें सही ऑप्शन है बी। ठीक, इसमें ऑप्शन क्या सही है? बी। जो बताया गया मुख्य चुनाव आयुक्त अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 मुख्य नियुक्त होने वाले पहले सीसी कौन है? ज्ञानेश कुमार हैं। ठीक, ज्ञानेश कुमार 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं। और इसका उल्लेख किसमें आता है? इसका उल्लेख हमारा आता है आर्टिकल 324 में। ठीक, और ये अगर इसमें 6 वर्ष होता है, ये 6 वर्ष होता है, ये 5 वर्ष जो दिया है 6 वर्ष होता है, तो ये हमारा ये ठीक रहता है। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि खेल जगत में इसमें कौन सा असत्य है? ठीक है, आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 टूर्नामेंट एम्बेसडर कौन है? रोहित शर्मा है। राहुल वीएस भारत के 91 शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं। या मिस यूनिवर्स 2023 मेक्सिको की फातिमा बास को मिला। या एशियाई राइफल पिस्टल चैंपियनशिप भारत 2026 में 51 पदक जीतकर शीर्ष पर रहा। इसमें क्या सही है? इसमें क्या असत्य है वो पूछ रहा है। असत्य, बाकी चीज़ें सत्य हैं, क्या असत्य है? ठीक, थोड़ा सा बताइए इसमें। ठीक, इसमें असत्य क्या है? इसमें असत्य ये है। ठीक, असत्य क्यों है? क्योंकि भारत में इसमें कुल मिला के कितने 94 पदक जीते हैं। कितने? 94 पदक जीते हैं भारत। इसमें 94 पदक, 51 स्वर्ण जीता है। 51 पदक नहीं जीता है भारत ने, इसमें 51 स्वर्ण जीता है। 51 स्वर्ण, इसमें 51 स्वर्ण जीता है। ठीक, और इन्हें रोहित शर्मा आईसीसी टी20 विश्व कप के टूर्नामेंट एम्बेसडर हैं। और जो वो हैं ये भी ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही है। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर अपने हम 5वें पे आ जाते हैं। 5वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश प्रमुख शोध संस्थानों को उनके स्थानों से सुमेलित करें। ठीक, राष्ट्रीय सरकरा संस्थान, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, CDRI, IVRI। ठीक, CDRI का मतलब होता है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। IVRI मतलब भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। ये भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। ठीक, संस्थान, इसका मतलब CDRI क्या है? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक, अब इनका बता रहे हैं कि इसमें कौन कहाँ कहाँ है। ठीक, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, कौन कहाँ कहाँ है। राष्ट्रीय सरकरा संस्थान कहाँ पर है? भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? और सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये हमारा इसका आंसर होगा क्या? ए। क्या होगा? ए हमारा इसका आंसर होगा। ठीक, ये कानपुर में हमारा जो राष्ट्रीय सरकरा संस्थान, ये भी कानपुर में है। और भारतीय दलहन संस्थान जो है, भारतीय दलहन संस्थान, ये भी कानपुर में है। ठीक, जो CDRI सेंट्रल ड्रग वो हमारा लखनऊ में है।
और ये हमारा बरेली में है, इज्जत नगर बरेली में हमारा, ये बरेली में है, ये बरेली इज्जत नगर। ठीक, ये हमारा आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है, यूजीसी के वैधानिक कार्यों के संदर्भ में कौन सा कथन भ्रामक या गलत है। ठीक, कौन सा कथन भ्रामक या गलत है, चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है हमारा, यह विश्वविद्यालयों को विकास और शोध के लिए वित्तीय अनुदान प्रदान करता है, या राज्य विश्वविद्यालय कुलपतियों की सीधी नियुक्ति करता है और पदमुक्त करता है, या उच्च शिक्षा के मानकों समन्वय निर्धारण और रखरखाव सुनिश्चित करता है, या उच्च शिक्षा में गुणवत्ता संवर्धन की नई नीतियाँ विनियम तैयार करता है। क्या है वैधानिक कार्यों में क्या सही है। ठीक, बताइए क्या इसमें है, क्या है इसमें सही। इसमें इस ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन गलत है बताइए। ठीक, ऑप्शन नंबर सी गलत है, बाकी सारे ऑप्शन सही हैं। अब यूजीसी की स्थापना कब हुई थी, यूजीसी इस्टेब्लिश कब हुआ था, इस्टेब्लिश 1956 में संसद के एक एक्ट के द्वारा, क्या एक्ट द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक, इसका मतलब ये है कि उच्च शिक्षा के मानकों को बनाए रखना, समन्वय स्थापित करना, पूर्णतः उत्तरदायी है, यह संस्थानों को वित्तीय अनुदान प्रदान करता है, शैक्षिक गुणवत्ता को विनियमित करता है, समय समय पर निर्देश भी देता रहता है। तो बहरहाल इसका ऑप्शन नंबर सी जो है यही गलत है, बाकी सब ठीक हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि H.E. आर्मस्ट्रांग द्वारा प्रतिपादित ह्यूरिस्टिक विधि का मुख्य शैक्षणिक उद्देश्य क्या है। क्या लिखा है, H.E. आर्मस्ट्रांग द्वारा प्रतिपादित अनुमानी विधि या ह्यूरिस्टिक विधि, इसे एक विधि क्या कहते हैं, अनुमानी विधि से कहते हैं, केस वाली अनुमानी विधि, अनुमानी विधि। ठीक, का मुख्य शैक्षणिक उद्देश्य क्या है, पारंपरिक व्याख्यान से अधिकतम सैद्धांतिक जानकारी कंठस्थ कराना, या फिर तेजी से पाठ्यक्रम पूरा करने हेतु शिक्षक केंद्रित एकालाप लागू करना, या फिर छात्रों को स्वयं अन्वेषण करने और स्वतंत्र समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए प्रेरित करना, या केवल रटने के लिए प्रवृत्ति पर ध्यान केंद्रित करके परीक्षा परिणाम सुधारना। इसका आंसर क्या है, क्या इसका आंसर हो सकता है। इसका आंसर हमारा सही होगा बी। क्या आंसर सही होगा, बी। ह्यूरिस्टिक जो शब्द है, आप जो देख रहे हैं ह्यूरिस्टिक, ये क्या है, ह्यूरिस्टिक हमारा क्या है, ग्रीक शब्द है। क्या है, ग्रीक शब्द है, ग्रीक शब्द है। और इसका आंसर देखिए इसमें है, ह्यूरिस्टिक ग्रीक शब्द है, मैं खोजता हूँ इसका मतलब होता है अब विशुद्ध शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति ये है। ठीक है, छात्र इसमें सक्रिय खोजकर्ता होता है, एक्टिव एक्सप्लोरर होता है, शिक्षक केवल मार्गदर्शक होता है, इसे फैसिलिटेटर बोला जाता है, आलोचनात्मक सोच, तार्किक विश्लेषण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण इसका मतलब कि मेन पर्पज है। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 8 पे। 8 क्या कहता है, वैज्ञानिक अनुसंधान प्रक्रिया के चरणों का सही तार्किक अनुक्रम कौन सा है। चलिए, वैज्ञानिक अनुसंधान प्रक्रिया के चरणों का सही अनुक्रम कौन सा है। चलिए, क्या है, परिकल्पना, शोध समस्या, डेटा संग्रह, साहित्य समीक्षा, निष्कर्ष, या फिर बी शोध समस्या, साहित्य समीक्षा, परिकल्पना, डेटा संग्रह, डेटा विश्लेषण, निष्कर्ष, या फिर सी साहित्य समीक्षा, परिकल्पना, शोध समस्या, डेटा विश्लेषण, निष्कर्ष, या फिर डेटा संग्रह, शोध समस्या, परिकल्पना, डेटा विश्लेषण, साहित्य समीक्षा। इसका सही उत्तर क्या है, क्या है। इसका हमारा है ऑप्शन नंबर बी। क्यों है बी, किसी भी शोध की शुरुआत हमेशा एक स्पष्ट शोध समस्या की सूत्रीकरण से होती है। ठीक, उसके बाद उस विषय पर किए गए पूर्व में किए गए कार्य, जिसे कहते हैं साहित्य समीक्षा। पहले पे ये आएगा, क्या ये आएगा, दूसरे पे ये आएगा। ठीक, साहित्य समीक्षा की जाती है।
इस गहरी समझ के आधार पर शोधकर्ता एक संभावित उत्तर या परिकल्पना का निर्माण करता है। क्या संभावित, क्या ये 3 नंबर पे, क्या संभावित उत्तर, उत्तर या परिकल्पना का निर्माण करता है। उसके बाद क्या करता है, इस परिकल्पना की सत्यता की जांच के लिए डेटा संग्रह करता है। क्या डेटा संग्रह करता है, ये आएगा किस पे, चौथे नंबर पे आएगा हमारा। डेटा संग्रह के बाद क्या आता है, जिसके बाद डेटा संग्रह का फिर विश्लेषण करता है, डेटा फिर ये 5वें नंबर पे क्या आएगा, डेटा विश्लेषण करता है। लास्ट में फिर क्या आ जाता है, उसका कंक्लूजन, ये जिसे निष्कर्ष, निष्कर्ष फिर लास्ट में निकाला जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है, इसका ऑप्शन ये सही है। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है जब शोध का उद्देश्य किसी संगठन की तात्कालिक समस्या का त्वरित व्यवहारिक समाधान खोजना हो तो उसे किस श्रेणी में रखा जाता है। उसे मौलिक अनुसंधान में रखा जाता है, क्रियात्मक अनुसंधान में रखा जाता है, ऐतिहासिक अनुसंधान में रखा जाता है, या वर्णनात्मक अनुसंधान में रखा जाता है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा 9 का, क्या इसका आंसर 9 का क्या होगा बताइए। इसका आंसर होगा एक्शन रिसर्च। क्यों होगा, क्यों होगा एक्शन रिसर्च, क्यों होगा, एक्शन रिसर्च में ये इसका बहुत महत्व है। ठीक, यह रिसर्च जो मुख्य रूप से क्या होता है, शिक्षक को, ये जो एक्शन रिसर्च होता है किसके, शिक्षक, प्रशासक, सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा, सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा, सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा किसी स्थानीय तात्कालिक समस्या के समाधान के लिए किया जाता है। एक्शन तात्कालिक, ये स्थानीय और तात्कालिक समस्या समाधान के लिए किया जाता है। किसके लिए, किसके लिए, याद रहे, स्थानीय और तात्कालिक समस्या के लिए, स्थानीय तात्कालिक समस्या के लिए, तात्कालिक समस्या के लिए इसका वो बताया जाता है। ठीक, किया जाता है। इसका चक्री मॉडल योजना होता है। ठीक, इसमें पहले क्या होता है, योजना बनाना, फिर कार्य करना, निरीक्षण करना, चिंतन करना। ठीक, इसमें 4 चीज़ें हैं। क्या चीज़ें हैं इसमें, 4 चीज़ें हैं। क्या करना है, पहले क्या करना है, पहले क्या करना है, प्लान करना है। क्या चीज़, प्लान करना। फिर दूसरे क्या है, एक्ट करना। ठीक, ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्व करना। चौथे हमारा क्या है, रिफ्लेक्ट करना। ठीक, क्या, रिफ्लेक्ट करना। ठीक, रिफ्लेक्ट करना। इसका मतलब कौन सा सही होगा, इसका सही होगा हमारा सी सही होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं हम लोग। 10 क्या कह रहा है हमारा, 10 कह रहा है अकादमिक शोध में कदाचार की श्रेणी में क्या आता है। साहित्य चोरी आता है, डेटा फैब्रिकेशन आता है, या उधारदाताओं की गोपनीयता, या डेटा फैसिलिटेशन, क्या आता है इसमें। इसमें से सही उत्तर क्या क्या है, 1 और 2 तीनों हैं, 2 3 4 हैं, या 1 2 4 हैं, या 1 4 हैं। क्या इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर हमारा क्या है, इसका आंसर हमारा क्या है, बी। ठीक, जो शोध नैतिकता होती है, रिसर्च मिसकंडक्ट, शोध नैतिकता जो होती है, रिसर्च एथिक्स, उस शिक्षा में रिसर्च की विश्वसनीयता को परिभाषित करती है। जो साहित्यिक चोरी, जिसे प्लेगरिज्म का अर्थ है किसी अन्य व्यक्ति के विचारों, शब्द या शोध परिणामों बिना उचित श्रेय दिए अपना बताना। फैब्रिकेशन क्या होता है, फैब्रिकेशन मीन्स होता है कि शोध के लिए नकली डेटा या परिणाम बनाना, जबकि फॉल्सिफिकेशन का अर्थ है मौजूदा डेटा, उपकरण या प्रक्रियाओं में हेरफेर करना ताकि परिणाम शोधकर्ता की इच्छा के अनुरूप आए। ये तीनों ही गंभीर शोध कदाचार हैं। क्या हैं, तीनों ही बहुत, एक चीज क्या है, ये गंभीर कदाचार हैं। क्या चीज है, गंभीर कदाचार हैं, ये गंभीर कदाचार हैं। ठीक, ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 ये होगा। क्वेश्चन नंबर 11,
11 हम आते 11 में क्या लिखा है, POP3 और IMAP के मूलभूत तकनीकी अंतर क्या है। चलिए ठीक, POP3 और IMAP के मूलभूत तकनीकी अंतर क्या है। चलिए इसका आंसर बताइए। POP3 केवल ईमेल भेजने के लिए, IMAP केवल प्राप्त करने के लिए होता है। POP3 एक वेब ब्राउज़र का प्रकार है, IMAP एक सर्च इंजन है। POP3 ईमेल सर्वर से डाउनलोड कर हटाता है, IMAP सर्वर से सिंक करता है मल्टी डिवाइस। IMAP केवल भारी ऑडियो फाइलों के लिए, POP3 केवल टेक्स्ट के लिए है। इसमें क्या आंसर होगा, चलिए बताइए। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हमारा क्या होगा, बी होगा। क्या है, बी। क्योंकि हमारे जो सलेबस हमारे क्या सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी है, ये है। इसमें ईमेल के मूल सिद्धांत और इंटरनेट कार्यप्रणाली के बारे में अक्सर उल्लेख ही है। तो ईमेल भेजने में मुख्य रूप से क्या होता है, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का यूज़ होता है। वही ईमेल प्राप्त करने के लिए POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, ठीक। और क्या होता है, IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, दोनों का उपयोग किया जाता है। POP3 एक पुरानी तकनीक है जो डिवाइस जैसे आपके कंप्यूटर पर ईमेल डाउनलोड करती है, फिर उसे मेल सर्वर को हटा देती है, जो सिंगल डिवाइस एक्सेस के लिए उपयुक्त है। इसके विपरीत IMAP क्लाउड सर्वर के लिए समन्वित करता है, जो आधुनिक मल्टी डिवाइस युग के लिए आदर्श है, जहां एक ही उपयोगकर्ता अपने स्मार्टफोन, टैबलेट और लैपटॉप पर एक साथ समान ईमेल इनबॉक्स को एक्सेस करता है। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर अपना हम आ जाते हैं 12 क्या करता है कि ICT सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से जुड़ी महत्वपूर्ण शब्दावली उनके पूर्ण संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से युग में गलत तरीके से सुमेलित हैं। चलिए बताइए। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, AFTP फाइल ट्रांसलेशन प्रोटोकॉल, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, इसमें कौन सा गलत सुमेलित है। सीधा सीधा आदमी अगर पढ़ा होगा तो पकड़ लेगा। ठीक, ये जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, सी, यही गलत वो है। बाकी तीनों का जो फुल फॉर्म है एकदम सही है। ठीक ठीक, फिर आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, CPU की क्लॉक स्पीड गीगाहर्ट्ज में मुख्य रूप से किस तकनीकी पहलू को दर्शाती है। CPU की क्लॉक स्पीड सामान्यतः गीगाहर्ट्ज में मापा जाए, जिसका मुख्य रूप से किस तकनीकी पहलू को दर्शाती है। चलिए क्या ऑप्शन है, हार्ड ड्राइव SSD की कुल भंडारण क्षमता, या ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन की डेटा ट्रांसफर गति, या फिर एक सेकंड में CPU के आंतरिक ऑसिलेटर द्वारा निष्पादित चक्रों की संख्या, या मॉनिटर की स्क्रीन रिफ्रेश रेट पिक्सल में मापी जाती है। चलिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हमारा होगा क्या, इसका आंसर हमारा होगा सी, ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन की डेटा ट्रांसफर गति। ठीक, मान लीजिए इस पे भी सवाल है कि CPU किस गति से चलती है, क्लॉक स्पीड की गति चलती है, किससे, क्लॉक स्पीड की गति चलती है। ठीक, और CPU की क्लॉक स्पीड यह निर्धारित करती है प्रोसेसर कितनी तेजी से डेटा प्रोसेस कर सकता है। ठीक है, CPU की जो क्लॉक स्पीड है 3.2 गीगाहर्ट्ज है। कितना है, 3.2 गीगाहर्ट्ज है। ठीक, इसका अर्थ है कि वह प्रोसेसर एक सेकंड में 3.2 बिलियन चक्र निष्पादित कर सकता है। ठीक, जो बहुत ज़्यादा तेज प्रक्रिया है। ठीक, तो फिर क्वेश्चन नंबर हम अपने इसके बाद 14 पाते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, वेब 2.0 की सबसे विशिष्ट और क्रांतिकारी विशेषता कौन सी है। ठीक, क्या है ये, या पूरी तरह से स्थिर और अपरिवर्तनीय वेब पेजों पर आधारित है, या उपयोगकर्ता जनित सामग्री अंतःक्रियाशीलता और सोशल मीडिया के उदय को सुगम बनाता है, या केवल पाठ आधारित जानकारी प्रदर्शित करता है, या इसमें इंटरनेट उपयोगकर्ता को सामग्री अपलोड करने की अनुमति नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हमारा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हमारा होगा क्या, सी। क्या होगा, सी, यह उपयोगकर्ता जनित सामग्री अंतःक्रियाशीलता और सोशल मीडिया के उदय को सुगम बनाता है। ठीक, क्यों है भाई, क्यों है, हमारे इसमें तो ICT का ये है। इंटरनेट के प्रारंभिक चरण को क्या कहें, इंटरनेट का जो प्रारंभिक चरण है, क्या है, प्रारंभिक चरण जो है
इसे क्या कहा गया, वेब 1 पॉइंट वो कहा गया, ठीक। इसमें क्या हो जाए, रीड ओनली होता था, क्या चीज़, रीड ओनली होता था इसमें, ठीक, पहले उसमें। जबकि जब 2 पॉइंट जो है या इंटरनेट का वाचर जिसमें रीड राइट दोनों होता है, किसमें क्या होता है, इसमें 2.0 में क्या होता है, रीड राइट दोनों होता है, रीड भी होता है प्लस क्या की चीज़ होती है, राइट भी होती है, क्या चीज़ होती है, राइट भी होती है, ठीक। पढ़ने और लिखने दोनों योग्य इसमें चीज़ें होती हैं। यह इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म बदल गया है, जिसमें फेसबुक, यूट्यूब, ब्लॉग, ट्विटर और विकिपीडिया जैसे सोशल मीडिया और उसके सहयोग करने वाले प्लेटफॉर्मों को जन्म दिया है, ठीक। और इसमें इंटरनेट उपयोगकर्ता केवल सामग्री के उपभोक्ता नहीं बल्कि एक स्वयं सामग्री के निर्माता हो गए हैं। शिक्षा क्षेत्र में 2.0 का प्रभाव लर्निंग और सहयोगात्मक रिसर्च के लिए रूप में देखा जा रहा है। तो फिर क्वेश्चन नंबर हमारा क्या होता है, कंप्यूटर मेमोरी को सबसे छोटे और सबसे बड़े आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। चलिए बताइए, आरोही क्रम इसका बताइए, इसका आंसर क्या है, जीबी, केबी, टीबी, एमबी। चलिए बताइए इसका आंसर हमारा क्या है, इसका आंसर हमारा क्या है, इसका आंसर हमारा है ए, ठीक। आरोही क्रम में पहले क्या आएगी, केबी, क्या आएगी, केबी, केबी के बाद क्या आएगी, एमबी, एमबी, फिर क्या आएगी, जीबी, फिर क्या आएगी, जीबी, फिर क्या आएगी, ये टीबी, टीबी हमारा 3 नंबर पे हो गया, एमबी हमारा किस नंबर पे हो गया, एमबी हमारे 4 नंबर पे हो गया, और केबी हो गया हमारा 2 नंबर पे, केबी क्या हो गया, केबी हमारा 2 नंबर पे हो गया, और ये जीबी हो गया हमारा, जीबी हमारा हो गया 1 नंबर पे, ठीक। इसका ऑप्शन है ये सही, ठीक। जीबी का मतलब होगा गीगाबाइट, एमबी मतलब मेगाबाइट, गीगा मतलब टीबी मतलब टेराबाइट, ठीक। क्वेश्चन नंबर अपने हम आ जाते हैं 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि और उनके उद्देश्यों को सम्मिलित करें, ठीक। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल और क्या चीज़ है, पेरिस समझौता, ये सब कब कब हुए हैं, थोड़ा सा बताइए, ये सब कब कब हुए हैं। इसमें क्या चीज़ का, इसमें ऑप्शन ए में क्या दे, ओजोन परत नियंत्रण की बात की गई है, दूसरे में जीएचजी कार्बन उत्सर्जन बाध्यकारी कमी की बात की गई, या तीसरे में तापमान 1.5 डिग्री तक सीमित की बात की गई, या फिर बी जीएचजी उत्सर्जन तापमान नियंत्रण ओजोन नियंत्रण, या फिर ओजोन नियंत्रण तापमान नियंत्रण जीएचजी बाध्यकारी कमी तापमान ओजोन उत्सर्जन। जीएचजी मीन्स क्या होता है, मैं थोड़ा सा, जीएचजी मीन्स होता है क्या, ये होता है ग्रीन हाउस गैस, क्या चीज़ होता है, ग्रीन हाउस गैस, क्या चीज़, ग्रीन हाउस गैस, इसका याद रहे, इसका मतलब क्या है, ग्रीन हाउस गैस, क्या चीज़, ग्रीन हाउस गैस। चलिए अब समझ में आ गया, इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 16 का, क्वेश्चन नंबर 16 का क्या होगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 का जो हमारा वो होगा, क्वेश्चन नंबर इसका हमारा आंसर होगा ए क्यों होगा, या ए क्यों होगा, क्योंकि 1987 में क्या होता है, 1987 में होता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्या है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में होता है, ठीक। जिसमें क्या चीज़ कहा गया है, इसमें ओजोन परत से बात की गई, किसमें, ओजोन परत क्षरण से रिलेटेड इसमें बात की गई थी, ठीक। जिसे चरणबद्ध तरीके से ख़त्म करना है। जो क्योटो प्रोटोकॉल हमारा है, क्योटो प्रोटोकॉल कब था, क्योटो प्रोटोकॉल हमारा हो आता है 1997 में। इसमें क्या कहा गया था, इसमें जो विकसित देश थे वो विकसित देशों ने ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी की बात की थी, किसमें, उत्सर्जन में कमी की बात इन्होंने की थी, ठीक। ये हो गया। जो 2015 का पेरिस जलवायु समझौता कब है, 2015 का पेरिस जलवायु समझौता, पेरिस समझौता, ठीक। इसमें क्या है, इसमें क्या कहा गया था, जिसमें कि वैश्विक तापमान वृद्धि को इस सदी में 2 डिग्री सेल्सियस काफ़ी नीचे रखना और 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने का प्रयास करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारे 16 का क्या है,
ए सही है, ए सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर आते हैं 17। 17 क्या कह रहा है हमारा, सतत विकास लक्ष्य एसडीजी में से कौन सा लक्ष्य अपने विषय के साथ सही मेल नहीं खाता। एसडीजी 1 सभी जगह से गरीबी की समाप्ति, नो पॉवर्टी, एसडीजी 4 समावेशी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, या फिर एसडीजी 6 जलवायु कार्रवाई, या एसडीजी 13 जलवायु कार्रवाई। इसमें से कौन सा मेल नहीं खाता है। 17 का जो ऑप्शन नंबर, ये ऑप्शन नंबर क्या है, सी। ठीक, 2030 तक इस लक्ष्य को कंप्लीट करने के लिए कहा गया था। ठीक है, एसडीजी 6 में जानते हैं क्या है, एसडीजी 6 में क्या है, क्या कहा गया है, सभी के लिए स्वच्छ जल। क्या है, सभी के लिए स्वच्छ जल, सभी के लिए स्वच्छ जल की बात की गई है। ठीक, और इसका प्रबंधन करने की बात की गई है। ठीक है, और जलवायु जो है, ये जो जलवायु है, ये बेसिकली एसडीजी 13 का गोल है। क्या कितना है, एसडीजी 13 का गोल है। ठीक, फिर आते क्वेश्चन नंबर अपने हम 14। जैव आवर्धन का सबसे सटीक वैज्ञानिक वर्णन कौन सा है। जैव आवर्धन का सबसे सटीक वैज्ञानिक वर्णन कौन सा है। पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों की विविधता में अचानक वृद्धि, वनों की कटाई में CO2 स्तर में वृद्धि, खाद्य श्रृंखला के क्रमिक उच्च पोषण स्तरों पर विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में निरंतर वृद्धि, या फिर पौधों में प्रकाश संश्लेषण की दर में अप्रत्याशित वृद्धि। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 18 में इसका आंसर क्या है। क्या है इसका आंसर हमारा, क्या है, खाद्य श्रृंखला में क्रमिक उच्च पोषण स्तरों पर विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में निरंतर वृद्धि। इसका आंसर हमारा ये है। ठीक, जैव आवर्धन बायो मैग्निफिकेशन विनाशकारी प्रक्रिया जिसके द्वारा डीटीटी कीटनाशकों या पारा मरकरी जैसे भारी धातुओं की सांद्रता खाद्य श्रृंखला के पोषण स्तर से दूसरे उच्च पोषण स्तर में जाने पर लगातार बढ़ती जाती है, क्योंकि ये कृत्रिम आर्टिफिशियल है। ठीक, विषाक्त पदार्थ जीवों के शरीर में मेटाबॉलिज्म और जो उत्सर्जित नहीं होते वे वसा के ऊतकों में जमा हो जाते हैं। परिणामस्वरूप खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर बैठे शिकारी जैसे बाघ, चील, मनुष्य के शरीर में इनकी सांद्रता अत्यंत घातक स्तर पर पहुंच जाती है, जिससे कैंसर या प्रजनन विफलता जैसी बीमारियां होती हैं। ठीक, यह पर्यावरण के सबसे अदृश्य लेकिन खतरनाक प्रभावों में से एक है। ठीक, भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान जिसे 1936 में बंगाल टाइगर की रक्षा हेतु स्थापित किया गया था, कौन सा है। चलिए, कौन सा है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम। कौन सा है, ये हमारा जिम कार्बेट, ये भाई उत्तराखंड हमारा 2000 तक यूपी का हिस्सा था। ठीक, और 1936 में हैली नेशनल पार्क में, इसमें हैली नेशनल पार्क ठीक के लिए फिर 1956 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, भारतीय जो प्रसिद्ध ब्रिटिश भारतीय शिकारी और प्रकृतिवादी जिम कार्बेट के नाम से जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। ऐतिहासिक रूप से 1973 में भारत सरकार द्वारा 1973 क्या प्रोजेक्ट टाइगर, मान ले प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था। ये सब चीज़ें आपको याद रहें। ठीक, 1956 में इसका नाम 1956 में इसका नाम पड़ा। इसके पहले क्या था, हेली नेशनल पार्क था। ठीक है, इसलिए ये पहला उद्यान था हमारा। कौन सा, पहला उद्यान। ठीक, हमेशा ये जो 36 है जो मिस टाइपिंग हो गई, ये है क्या है 1956। ठीक, क्या है 1956 है। ठीक है,
गलती हो गई, मिस टाइपिंग हो गई है। क्वेश्चन नंबर 20, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का आईएसए का वैश्विक मुख्यालय कहाँ है? पेरिस फ्रांस में, गुरुग्राम हरियाणा में, नई दिल्ली भारत में, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अभी इसी के उसमें लेने आए थे, भाग लेने आए थे कौन? इमैनुअल मैक्रों आए थे। ठीक, इसका मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम हरियाणा में। कहाँ है? गुरुग्राम हरियाणा में। ये भारत के प्रधानमंत्री, ये पीएम, और वहाँ के फ्रांस के राष्ट्रपति का क्या है? उनका क्या है? क्या है? संयुक्त पहल है इन दोनों। क्या है? संयुक्त पहल है। क्या है? संयुक्त पहल है। इन दोनों की संयुक्त पहल है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित सूर्य के प्रकाश से समृद्ध देशों के सौर ऊर्जा के उपयोग को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देकर जीवाश्म ईंधन और वैश्विक निर्भरता को कम करना। ठीक, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 हमारा क्या है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की प्रमुख घटनाओं का कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। चलिए बताइए, कौन पहले हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? सहयोग आंदोलन कब हुआ? चंपारण कब हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? इसका ऑप्शन नंबर क्या, कौन पहले पाएगा? मैं आपको बता दूंगा कौन पहले पाएगा, कौन बाद में आएगा। ठीक, फिर हमारा पहले कौन आएगा? क्या आएगा? क्या आएगा हमारा? पहले हमारा आएगा क्या? 1917 में क्या हुआ? 1917 में क्या हुआ? 1917 क्या चीज़ हुआ? चंपारण सत्याग्रह। क्या हुआ? 1917 में होगा हमारा चंपारण सत्याग्रह। फिर क्या है? फिर क्या है? फिर 1920 में क्या है हमारा? 1920 में हमारा असहयोग हुआ। क्या? असहयोग आंदोलन हुआ। ठीक, फिर 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ। फिर क्या हुआ? फिर 1930 में क्या? 1930 में क्या हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन। और फिर 1942 में क्या हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है? 3, 2, 4, 1। ठीक, 3, 2, 4, 1। ठीक, क्वेश्चन नंबर अपने हम आ जाते हैं, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्मारकों में उनके राज्यों को सम्मिलित कीजिए। खजुराहो कहाँ मिलता है? हम्पी कहाँ मिलता है? कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ है? अजंता की गुफाएं कहाँ हैं? चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमारा होगा क्या? इसका आंसर होगा हमारा ए। खजुराहो हमारा कहाँ पड़ता है? खजुराहो एमपी में पड़ता है। हम्पी कर्नाटक। सोनाग कूड़ मंदिर कहाँ? उड़ीसा में। अजंता गुफाएं कहाँ पड़ती है? हमारा महाराष्ट्र में पड़ती हैं। ठीक, खजुराहो स्पेशली चंदेल राजाओं द्वारा। ठीक, और कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है, कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये कौन बनवाया था? 13वीं शताब्दी में राजा नरसिम्हदेव द्वारा। राजा नरसिम्हदेव द्वारा बनवाया गया था। क्या? कोणार्क का सूर्य मंदिर। ठीक, और वाकाटकों काल में क्या है? अजंता गुफाएं। वाकाटक। ठीक, वाकाटकों काल में अजंता विशुद्ध रूप से क्या है? बौद्ध गुफाएं हैं। क्या है? बौद्ध स्मारक, ये गुफाएं जो भी आप कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना हम बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन मुख्य रूप से किसने किया था? चलिए, अल्बर्ट आइंस्टीन ने, जॉर्ज लेमेत्रे ने, निकोलस कोपरनिकस ने, या एडविन हबल ने? किसने किया था? चलिए इसका बताइए। इसका आंसर होगा अपना 23 नंबर। कौन किया था? 1987 में, 1923 में, 1927 में किसने? जॉर्ज लेमेत्रे ने किया था। किसने? जॉर्ज लेमेत्रे ने किया था। ठीक, इसी को क्या कहा? बिग बैंग सिद्धांत के रूप में कहा गया है। ठीक, बिग बैंग सिद्धांत के रूप में इसे कहा गया है। ठीक है, कोपरनिकस ने कौन सिद्धांत दिया है? कोपरनिकस ने कौन सिद्धांत दिया है? कोपरनिकस ने हमारा सिद्धांत दिया था किस चीज़ का? सूर्य केंद्रीय सिद्धांत दिया था। किसका? सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। और आइंस्टीन किसके लिए माने जाते हैं? आइंस्टीन हमारे सापेक्षता, इसके लिए, सापेक्षता के लिए।
सापेक्षता का सिद्धांत दिया था किसने? आइंस्टीन ने ये कहा है। ठीक, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर अपने हम लोग 24 पे। 24 क्या, उत्तर प्रदेश के भूगोल पर निम्न कथनों में कौन से कथन सत्य हो? उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलती है। सोनभद्र 4 राज्यों का स्पर्श करने वाला जिला है। यूपी में मुख्यतः लाल मिट्टी पाई जाती है। इसमें से कौन से सत्य हैं? चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर कौन सा सही है? ठीक, क्यों कौन सा सही है? इसमें से कौन सही है? इसमें से कौन सही है? बी सही है, क्योंकि यूपी हमारा 8 राज्यों एक केंद्र शासित प्रदेश से वो करता है, उसका सोनभद्र 4 राज्यों से वो करता है। अब बताइए इसमें 8 राज्य कौन कौन से हैं? हमारे 8 राज्य कौन कौन से हैं? हमारा हिमाचल पड़ जाएगा, हरियाणा पड़ जाएगा, ठीक, और कौन पड़ेगा? राजस्थान है, और कौन सा है? एमपी है, और कौन सा है? एमपी के बाद कौन है? छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ है। उसके बाद कौन सा है? झारखंड है। कौन है? झारखंड है। और कौन सा है? बिहार है। ये 8 राज्य हैं, और एक केंद्र शासित कौन? दिल्ली। ठीक, और जो सोनभद्र हमारा है 4 राज्यों से जिसकी सीमा लगती है। ठीक, एकमात्र जिला है जो 4 राज्यों को टच करता है। ठीक, और यूपी में स्पेशली कौन सी मिट्टी पाई जाती है? 43% भाग पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। कि कौन सी? जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ठीक, फिर आते हैं भारतीय प्रायद्वीपीय नदियों को उनके उद्गम स्थलों सम्मिलित कीजिए। गोदावरी कहाँ निकलती है? कृष्णा कहाँ निकलती है? नर्मदा कहाँ निकलती है? कावेरी कहाँ निकलती है? ठीक है, कौन सा सुमेलित है? ए सुमेलित है, बी सुमेलित है, सी सुमेलित है या डी सुमेलित है? चलिए बताइए, इसका आंसर बताइए। गोदावरी हमारी कहाँ निकलती है? गोदावरी हमारी कहाँ निकलती है? ये हमारी निकलती है कहाँ से? अच्छा, कृष्णा कहाँ निकलती है? ठीक, कृष्णा कहाँ निकलती है, नर्मदा कहाँ निकलती है, ये सब सोच के बताइए आप हमें। क्या इसे बताऊं या फिर छोड़ दूं? इसे मैं छोड़ देता हूँ, आप लोग आंसर दीजिएगा। ठीक, ये अच्छा, इसमें सब सारी चीज़ें। गोदावरी कहाँ निकलती है? त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र से। दक्षिण गंगा सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी। कृष्णा महाबलेश्वर महाराष्ट्र पश्चिमी घाट से। नर्मदा अमरकंटक मध्य प्रदेश अरब सागर में गिरती है। कावेरी ताल कावेरी ब्रह्मगिरी कर्नाटक बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 26। हमारा क्या कहता है? भारतीय संविधान के प्रस्तावना में वर्णित न्याय, स्वतंत्रता और समानता के आदर्श किन वैश्विक घटनाओं से प्रेरित है? अमेरिकी क्रांति से, औद्योगिक क्रांति से, फ्रांसीसी क्रांति से, आर्य स्वतंत्रता से। ये चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ, चीज़ें उस पर टॉपिक वाइज, तो आप बताइए इसका किससे? ये चीज़ें हमारी है किससे? फ्रांसीसी क्रांति से। किससे है? फ्रांसीसी क्रांति से। ठीक, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय ये हमारे रूस के संविधान से हैं। ठीक, किससे? रूस के संविधान से है। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्या कहता है? नीति निर्देशक तत्वों के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों का सही मिलान करें। ग्राम पंचायत की बात किसमें की गई है? मैंने सब बताई हुई है। अगर हमारा वीडियो आप देखेंगे उसमें सब बताई हुई है कि क्या चीज़ें कौन किससे है। समान नागरिक संहिता, न्यायपालिका, कार्यपालिका, पृथक्करण, अंतर्राष्ट्रीय शांति। ये इसका बताइए। क्वेश्चन नंबर 27 क्या चीज़? क्वेश्चन नंबर
27 में कौन सा अनुच्छेद किससे रिलेटेड है? ठीक, ये हमारा सही है। एक ग्राम पंचायत का उल्लेख अनुच्छेद 40 में आता है। यूसीसी आएगी अनुच्छेद 44 में। न्यायपालिका व्यवस्था 50 में। अंतर्राष्ट्रीय शांति हमारी आएगी अनुच्छेद 51 में। ठीक ठीक, इसका हमारा क्या चीज़ है? 28 नंबर क्वेश्चन क्या है? आरबीआई द्वारा उपयोग की जाने रेपो रेट का सही अर्थ क्या है? चलिए, रेपो रेट का सही अर्थ क्या है? रेपो रेट का सटीक अर्थ वह दर जिस पर बैंक आम जनता को आवास वाहन ऋण देते हैं, वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है, या वह दर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक तरलता के लिए ऋण देता है, या वह न्यूनतम वैधानिक दर जिससे कम पर बैंक ऋण नहीं दे सकते। चलिए, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमारा क्या होगा? बी। क्या होगा? बी। क्यों बी होगा? क्यों बी होगा? क्योंकि भारत का केंद्रीय बैंक जिसे आरबीआई कहा जाता है, आरबीआई थोड़ा सा बता दें, इस्टेब्लिश कब हुआ था? इस्टेब्लिश हुआ था 1935 में। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? राष्ट्रीयकरण हुआ 1949 में। ठीक, देश में इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए मौद्रिक नीति का संचालन करते हैं। और फिर क्या वो बात कर, रेपो रेट वह मुख्य नीतिगत ब्याज दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियों के बदले अल्पकालिक ऋण देता है। क्या चीज़? अल्पकालिक ऋण देता है। ठीक, और जब इसका ऋण, इसका क्या परिणाम निकलता है? जब अर्थव्यवस्था, मुद्रास्फीति, महंगाई बढ़ती है तो आरबीआई रेपो रेट बढ़ा देता है, जिससे बैंकों के लिए कर्ज लेना महंगा हो जाता है और परिणाम स्वरूप बाजार में धन की आपूर्ति कम हो जाती है। ठीक, अब सवाल आता है रिवर्स रेपो। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? क्या मैं थोड़ा बता दें। रिवर्स रेपो में क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है किसे? जिस दर पर क्या करते हैं? बैंक अपना अतिरिक्त धन आरबीआई के पास क्या कहते हैं? जमा करते हैं। क्या करते हैं? जमा करते हैं। उसके बदले उन्हें क्या मिलता है? उसके बदले ब्याज। ठीक, इसी को क्या कहते हैं? रिवर्स रेपो कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट का सटीक अर्थ क्या है? ठीक, प्रच्छन्न बेरोजगारी का सटीक अर्थ क्या है? वर्ष में केवल कुछ मौसमों में लोग कार्यरत होते हैं, कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग, अतिरिक्त लोगों की सीमांत उत्पादकता शून्य या तकनीकी परिवर्तन स्वचालन कारण लोग बेरोजगार हो जाते हैं, उच्च शिक्षित श्रमिक योग्यता के कम स्तर का कार्य करने को विवश। इसका आंसर बताइए क्या होगा? इसका आंसर हमारा क्या होगा? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमारा होगा, क्या होगा? आंसर हमारा होगा सी। क्यों होगा सी? इसलिए प्रच्छन्न या छिपी बेरोजगारी विकासशील देशों की, विशेष रूप से भारतीय कृषि क्षेत्र एक प्रमुख विशेषता, जिसका सीधा अर्थ है किसी कार्य जैसे खेत में काम में जितने लोगों की वास्तव में आवश्यकता है उससे कहीं अधिक लोग उस कार्य में लगे हुए हैं। ठीक, अर्थशास्त्र की भाषा में ऐसे अतिरिक्त श्रमिकों को सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 हमारा क्या कहता है? एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत कौन सा युग्म सही सुमेलित है? चलिए बताइए। एक जिला एक उत्पाद तक कौन सा युग्म सही सुमेलित? चिकनकारी लखनऊ, चरकुला नृत्य बुंदेलखंड, पीतल उद्योग मुरादाबाद, हाथ से बुने कालीन भदोही। कौन सुमेलित नहीं है? चलिए बताइए कौन सुमेलित नहीं है? पीतल उद्योग, चिकनकारी, चरकुला, बताइए। पीतल उद्योग, चलिए इसका हमारा होगा सी। क्यों होगा? चरकुला नृत्य कहाँ का है? चरकुला नृत्य बेसिकली ब्रज क्षेत्र का। कहाँ है? ब्रज क्षेत्र का है। कहाँ? ब्रज क्षेत्र का है। चरकुला नृत्य कहाँ है? ब्रज क्षेत्र का है। ठीक, मथुरा वृंदावन, ठीक, उसके लिए प्रसिद्ध होते हैं। ठीक, वहाँ जिसमें महिलाएं
अपने सिर पर 108 दियों का बहुस्तरीय लकड़ी का पिरामिड रखकर भगवान कृष्ण के गीतों पर नृत्य करती हैं। ठीक। और बुंदेलखंड के जो नृत्य हैं, बुंदेलखंड वाले नृत्य, बुंदेलखंड में कौन सा नृत्य फेमस है? पाई डंडा और सैरा। राई, राई है यहाँ का, पाई डंडा है, पाई डंडा, और क्या है? सैरा, सैरा। ठीक, सैरा। तो दोस्तों हमारा ये जो 30 क्वेश्चन जो मॉडल पेपर है यूपी हायर का, जो जीडीसी में भी यूज हो सकता है, तो हम लोग ये कोशिश करेंगे सारी चीज़ें रोज़ एक मॉडल पेपर हल करेंगे। एमसीक्यू हल करवाऊंगा मैं, तो जिसे भी अपनी तैयारी को और अच्छी तरीके से पुख्ता बेहतर करना है, हमसे जुड़ें, तो हम लोग धीरे धीरे ऐसे बढ़ते रहेंगे, अपनी तैयारी को मजबूत करते रहेंगे। फिर आप लोगों से हम नए वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा चाहते हैं दोस्तों। और हम चाहेंगे कि आप लोग खुद देखें और लोगों से वो करें कि हाँ कि लोग मेरे चैनल जुड़ें। ठीक, लाइक शेयर सब्सक्राइब करवाएं, बेल आइकन भी दबाएं।